हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस। बच्चों, यदि आपकी अंग्रेजी बिल्कुल वीक है, आपको अंग्रेजी सीखने की इच्छा तो है लेकिन आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छा सारे विषयों में तो कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी की बात आती है आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। और अगर किसी अन्य परीक्षाओं की भी हम लोग बात करें जहाँ पे कि अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है, आप वैसे जगहों पर भी सारे विषयों में बेहतर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन आप अंग्रेजी के मामले में कहीं ना कहीं स्वयं को वीक महसूस करते हैं। तो बच्चों, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी के बेसिक्स क्या होते हैं, अंग्रेजी में कौन कौन सी बातें हम लोगों को जाननी चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करें कि हमारा बेसिक भी अच्छा बने और जब हमारा नींव मजबूत होगा तो हम उस मजबूत नींव के ऊपर में हम ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। मतलब हम आगे चलकर बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की जो अंग्रेजी है उसे हम लोग बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। तो साथियों, चलिए देर ना करते हुए जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी अंग्रेजी में बेसिक्स हम लोग क्या सीखेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे जाननी आप लोगों को आवश्यक है। बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूँ तो अंग्रेजी में अगर बेसिक से स्टार्ट करना हो तो अंग्रेजी का सबसे बेसिक क्या ही हो सकता है। बच्चों, अंग्रेजी का सबसे बेसिक क्या हो सकता है? लेटर्स, ठीक है ना। लेटर्स और अंग्रेजी के जितने भी लेटर्स होते हैं इन सब को मिलाकर हम इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फ़ाबेट कहते हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में जितने भी लेटर्स होंगे उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? अल्फ़ाबेट के नाम से जानेंगे। अब बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं, ठीक है। तो A B C D E F G H I के बाद आएगा J K L M N O P Q R S T U V W X Y और इनमें क्या आएगा? जेड आएगा, ठीक है। तो बच्चों, ए से लेकर जेड तक मैंने आपको यहाँ पर जितने भी अक्षर अंग्रेजी के होते हैं अल्फ़ाबेट में वो यहाँ पर मैंने लिखने का काम किया है। और अगर आप इसकी संख्या काउंट करेंगे तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। मतलब हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके ना, अक्षरों की संख्या 26 है। अब ये जो 26 अक्षर है इसे हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। बच्चों, जिस तरीके से हिंदी में जितने भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के रूप में आप लोग जानते हो, उसी तरीके से अंग्रेजी के भी अपने स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में स्वर या व्यंजन ना बोलकर भावेल और कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि अंग्रेजी में कौन कौन से भावेल हैं, यानी कि अंग्रेजी के स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ ए, ई, आई, ओ और यू, हाँ, ये जितने भी लेटर्स को मैंने इस वक्त सर्कल के अंदर डाल रखा है ये सारे के सारे क्या है? अंग्रेजी के वावेल लेटर्स है, यानी अंग्रेजी के स्वर वर्ण है। मैं आपको बता दूं कौन कौन सा है। ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या कहे जाते हैं? इसे हम लोग वावेल के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम लोग अंग्रेजी के स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? तो 5 वावेल्स। अक्षरों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 5। तो वावेल की संख्या बच्चों कितनी हो गई? 5 वावेल्स। और बाकी के जो 21 लेटर्स बच गए, यानी कि रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स, ठीक है। रेस्ट लेटर्स कितनी संख्या है उसकी? 21। तो 21 लेटर्स जो है बच्चों उसे हम लोग कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि वो अंग्रेजी के व्यंजन वर्ण कहे जाएंगे। तो ऐसा है बच्चों कि अभी अभी आप लोगों ने जाना कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं, 5 भावेल यानी 5 स्वर वर्ण है और 21 व्यंजन यानी कि 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगा कि जितने भी लेटर्स हैं आप इन्हीं के प्रयोग से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वर्ड भी बना सकते हैं, और वर्ड्स के मिलने से फिर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो आपने जाना कि लेटर्स के मिलने से क्या बनेगा? वर्ड बनेगा, और वर्ड के मिलने से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। तो बच्चों, अभी हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर लेंगे। चैप्टर का नाम क्या होगा बच्चों? सेंटेंस, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या होगा? सेंटेंस। चलिए मैं आपको बताता हूं आगे। बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत ही बेसिक जानकारी आपको मैं देने वाला हूं यहां से सेंटेंस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। अब बच्चों, व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस यानी वाक्य क्या है, ठीक है। वाक्य क्या है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस कहते किसे हैं, तो आपको पता है बच्चों की
अगर लेटर्स के मिलने से वर्ड बन रहा है, वर्ड के मिलने से सेंटेंस बन रहा है, इसका मतलब है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड द सेंटेंस। क्या यह सही है बच्चों? मैं कहूँगा यह सही नहीं है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट कॉल्ड द सेंटेंस, ठीक है ना। यानी कि शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कहेंगे, बल्कि इसका सही या राइट डेफिनेशन क्या होगा? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए कंप्लीट सेंस, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता दूं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस is called the sentence। हाँ बच्चों, अगर इस डिफिनेशन को देखेंगे तो इससे पहले मैंने आपको बताया था ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड द सेंटेंस। तो अगर मैं यहां पर आपको इसे थोड़ा अलग करके समझाऊं, मान लीजिए कि मैं यहां पे लिखता हूं द बुक टेबल द ऑन एज। अब अगर आप बाईं ओर इस वक्त आप देख रहे हैं द बुक टेबल द ऑन एज, यहां पर अक्षरों की संख्या आप काउंट कीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 6 शब्द मैंने आपको दिया, माफ करेंगे अक्षर नहीं बल्कि यहाँ पे शब्द की बात हो रही है। मैं यहाँ पे 6 वर्ड्स आपको दिया हूँ और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या आप इसे सेंटेंस का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसका किसी भी प्रकार का कोई मीनिंग नहीं है बच्चों, किसी प्रकार का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं आ रहा है, वाक्य हम इसे नहीं कह सकते। और कोई भी शब्द का समूह तब तक वाक्य नहीं कहा जाएगा जब तक आप उसका मीनिंग ना जान ले, तब जब तक आप उसका एक सही तरीके से अर्थ ना निकाल ले। तो अगर हम इन्हीं सारे वर्ड्स को अरेंज करके एक सेंटेंस का रूप देना चाहे तो वो क्या बन सकता है? आप देख सकते हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप देखो द बुक, यहां पेज है, यहाँ बीज है, वहाँ ऑन है, मैंने यहाँ भी ऑन रखा है, और द टेबल है, वहाँ भी द टेबल का प्रयोग किया गया है। फिर से आप अक्षरों शब्दों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6। वही सारे के सारे जो 6 अक्षर है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या है, ये सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, एक व्यवस्थित तरीके से इसे सजाया गया है, इसका अपना एक क्रम बनाया गया है, तब जाकर के ये क्या कहला रहा है, इसका एक अर्थ आ रहा है और हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बोल पा रहे हैं। यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, न कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आई थिंक कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और कुछ नया हम लोग क्या सीख सकते हैं। ध्यान से बने रहिएगा और अच्छे तरीके से देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों चूंकि मैं आपको यहाँ पर ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो ग्रामर में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है आपको जरूर जानना चाहिए, और ग्रामर में बच्चों जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊँ कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है बच्चों? आपको चाहिए होता है सब्जेक्ट, एक वाक्य का कर्ता। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ता बोलते हैं। ठीक है, कर्ता। आगे बच्चों मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट के साथ साथ आपको सेंटेंस में क्या चाहिए होता है? आपको सेंटेंस में चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या इसका एक और नाम क्या होता है बच्चों? इसका एक और नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। मैं आपको आगे चलकर सारी विस्तृत जानकारी दूंगा और आपको मैं बताऊंगा। बच्चों इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे वाक्य का सहायक क्रिया। क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे वाक्य का सहायक क्रिया। इसकी आवश्यकता होती है बच्चों। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर कि सहायक क्रिया तो है, लेकिन आगे चलकर किसी प्रकार के मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब हर एक वाक्य में आपको वाक्य का मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब देखने को मिले, ऐसी कोई आवश्यक चीज नहीं है ये। जैसे मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर, तो आई तो सब्जेक्ट हो गया, एम यहां पर इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी आई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यहां पे कौन हो गया? एम हो गया। तो आई एम ए टीचर, तो ए टीचर क्या है? एम हेल्पिंग वर्ब का एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। और ये सारी चीजें क्या होती है ना, मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको बारीकी से हर चीजों को समझाऊंगा।
बच्चों आपको मैं बताऊं, अगर आई एम ए टीचर की हम बात करें तो इसमें किसी प्रकार के कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अगर इस वक्त मैं कौन सा काम कर रहा हूं, आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे में बच्चों अगर हम यहां पे देखें आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो यहां पे टीचिंग क्या है, टीच से बना है, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड है टीच, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, और टीच का वर्ब का चौथा रूप है ये टीचिंग, ठीक है। इन सारी चीजों को मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बन गया, आई एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और टीचिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। तो मैं आपको ये आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे वाक्य ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे आई एम ए टीचर में कॉम्प्लीमेंट कौन है, ए टीचर, लेकिन आई एम टीचिंग में मेन वर्ब कौन है, टीचिंग। तो कभी कभी आपको वाक्यों में मुख्य क्रिया की जरूरत पड़ती है, कभी कभी वाक्यों में आपको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, और ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वाक्यों में प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों आगे समझते हैं। मैं आपको बता रहा था कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। बच्चों मैं आगे आपको बताऊं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको जो जरूरत पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, उस आपको पड़ेगा मेन वर्ब का जरूरत, यानी कि वाक्य का मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया मतलब ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, ओके ना। जैसे कि ऐसा कोई भी शब्द जिससे किसी काम के करने का पता चलता है। जैसे आई एम टीचिंग में मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम हो रहा है। यू आर लिसनिंग में आप सुन रहे हैं तो सुनने का काम हो रहा है। यू आर वॉचिंग में आप देखने का काम कर रहे हैं तो वॉच से वॉचिंग बन गया। आई एम गोइंग में गो से गोइंग बन गया। दे आर प्लेइंग में प्ले से प्लेइंग बन गया। सी इज रनिंग में रन से रनिंग बन गया। वी हैव रिटन अ लेटर में रिटन क्या हो गया, राइट से रिटन बन गया। तो ऐसे अलग अलग वाक्यों में ना अलग अलग मेन वर्ब का आपको प्रयोग यानी मुख्य क्रिया का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो साथियों अब इसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद हमें क्या डालने की आवश्यकता होती है, अगर वाक्य में जरूरत पड़ा तो हम वाक्य का क्या रखेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, मेन वर्ब को हम लोग कहते हैं मुख्य क्रिया, वाक्य की मुख्य क्रिया। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे ऑब्जेक्ट का मतलब अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे कर्म समझाते हैं, लेकिन चूंकि आप इंग्लिश की ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और हम लोग ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं, एक्चुअली बच्चों वाक्य में सब्जेक्ट के माध्यम से जो भी काम किया जाता है और उस काम का प्रभाव जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर या किसी स्थान के ऊपर पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ऊपर जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो उसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है इस वक्त, और आई एम प्लेइंग फुटबॉल में ये जो चार चीजें मैंने इस वक्त आपको बोर्ड पे बताई है वो चारों चीजों का आपको यूज यहां पर बेहतरीन तरीके से देखने को मिल सकता है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल में आई क्या हो गया, वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम सब्जेक्ट कहते किसे हैं। तो बच्चों सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए, हाँ ठीक है, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं यहां कोई काम नहीं कर रहा हूं लेकिन आई एम ए टीचर, इस सेंटेंस में मेरे द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। आई एम ए टीचर का सब्जेक्ट कौन है, आई, क्योंकि इस सेंटेंस में आई के बारे में बात हो रही है। यू आर माई स्टूडेंट, तो यहां हम आपके बारे में बात कर रहे हैं तो यू वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। ओके, द पेन इज ब्लैक, ठीक है, कलम कैसी है, काली है, तो मैं इस वक्त पेन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, ठीक है, हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। विराट कोहली इज ए क्रिकेटर, हम विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। झारखंड इज ए स्मॉल सिटी, झारखंड इज ए स्मॉल स्टेट, हम झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। एशिया इज ए बिग कॉन्टिनेंट, हम एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, हम द बुक के बारे में बात कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप सेंटेंस में जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं वही वाक्य का बच्चों क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। और इस तरीके से इस वाक्य में हम किसके बारे में बात करें, आई के बारे में बात करें। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल में आई वाक्य का क्या बन गया, आई वाक्य का सब्जेक्ट बन गया। अब चूंकि हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो बच्चों अब हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें बच्चों तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि आप जैसे कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हैं, ठीक है, तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, ठीक है।
यह डिसाइड कौन करता है? यह डिसाइड हेल्पिंग वर्ब भी करता है। अगर मैं यहाँ पर आई एम प्लेइंग के बदले आई वाज प्लेइंग बोल दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं खेल रहा था। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था, मतलब हम पास्ट में खेल रहे थे, हम उसकी बात करें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, हम यहाँ किसकी बात करें? हम यहाँ प्रेजेंट की बात करें। प्रेजेंट में ये काम हो रहा है तो आई एम प्लेइंग, पास्ट में काम हो रहा था तो आई वाज प्लेइंग, और अगर फ्यूचर में काम होगा तो आई विल प्ले बोलूंगा मैं, ठीक है। क्या मैं बोलूंगा? आई विल प्ले बोलूंगा। बच्चों मैं बार बार करूं, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं ये एम कैसे आया, वाज कैसे आया, विल कैसे आया, तो बहुत बाद का चीज है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं। तो बच्चों आई एम प्लेइंग में यहाँ पे एम लग गया तो ये प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। अगर मैं बोलूँ ही इज गोइंग में यहाँ पे इज लग गया तो इज भी क्या दर्शा रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। लेकिन ही वाज गोइंग में बच्चों ये ही वाज गोइंग का मतलब क्या है? वह जा रहा था। क्या मतलब है? वह जा रहा था। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ जो वाज का प्रयोग है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो सीधे सीधे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग से ना हम किसी भी सेंटेंस के टेंस को डिसाइड करते हैं, ठीक है। हम किसी भी सेंटेंस के टेंस को डिसाइड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो एम लगा है, ये एम की वजह से हमने यह तय किया कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस में है, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि हम मेन वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब के बारे में बता दूं कि ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, ठीक है, यानी जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। आई एम टीचिंग, मैं कौन सा काम कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। दे आर गोइंग, वे लोग जाने का काम कर रहे हैं। वी आर रनिंग, हम लोग दौड़ने का काम कर रहे हैं। आई एम प्लेइंग, यहाँ पे मैं खेलने का काम कर रहा हूं। तो ऐसे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो भी आप मुख्य क्रिया के रूप में कोई काम अगर आप करते हैं तो वाक्य का क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। वाक्य का मुख्य वर्ब कहलाता है। वाक्य का प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है, ठीक है। और अब ऑब्जेक्ट हम किसे जानेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप खेल रहे हो तो खेलने का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट है। आप जा रहे हो तो जाने का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट है। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से अलग अलग कार्यों का प्रभाव अलग अलग व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ऊपर होता है। फिर से सुनेंगे, अलग अलग कार्यों का प्रभाव अलग अलग प्रकार से सेंटेंस में व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ऊपर पड़ता है। और वही व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो है सेंटेंस में क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई एम प्लेइंग, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है? एक सेंटेंस है। लेकिन बच्चों प्ले जो है ना, यहां पर खेलना इसका अर्थ है, और खेलने का काम कुछ तो किया जा रहा है, किसी चीज को तो खेलने का काम किया जा रहा है। तो बच्चों यहां पर ये जो फुटबॉल मैंने लिखा है, तो खेलने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारे एक्शन का प्रभाव किस पर? हम कौन से एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं खेलने का एक्शन। तो एक्शन का इफेक्ट जिस पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, वही वाक्य का क्या कहलाएगा ना बच्चों? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर पड़ रहा है। तो फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ओके ना। इस वाक्य में फुटबॉल जो है वाक्य का क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि किसी भी सेंटेंस में मुख्यतः कौन कौन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वाक्य की सहायक क्रिया आप डालेंगे। सहायक क्रिया के बाद क्या होगा? वाक्य की मुख्य क्रिया आप डालेंगे। मुख्य क्रिया के बाद क्या होगा बच्चों? वाक्य में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तो वो डालेंगे। और ये सारी चीजें मिलकर बच्चों क्या कहलाएंगी? ये सारी चीजें मिलकर ही क्या कहलाएंगी? सेंटेंस कहलाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, ठीक है। अभी कोई आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस क्या है, इन सब चक्कर में अभी आप नहीं पढ़ेंगे। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो और मैं आपको एक एक चीजों की बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी देकर ही आपको रहूंगा। बच्चों आप यहाँ पे देखिए, मैंने सब्जेक्ट की बात की, आ गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की बात की, आ गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की बात की, आ गए मेन वर्ब पे। और अंत में मैंने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट को रखा है। तो बच्चों इस तरीके से क्या है ना, इन सभी चीजों को मिलाकर सामान्यतः एक सेंटेंस जो है वो बन रहा है। अब जैसे बच्चों हम लोग बात करें कि यहाँ पे मैंने कहा कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ,
मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आप यही बोलेंगे मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। आप कोई दूसरा काम कर रहे होंगे तो भी आप बोलेंगे मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। तो ऐसे में क्या है कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल जो है ये कैसा सेंटेंस है? मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये कैसा सेंटेंस है? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग फुटबॉल, ये कैसा सेंटेंस है? और इसके अलावे अन्य सेंटेंस के प्रकार कैसे हो सकते हैं, हम एक सेंटेंस को कितने तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इस पर हम लोग उसके ऊपर में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, आगे बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं जानकारी दूंगा। बच्चों अगर आपका कोई सुझाव, कोई ऐसा लगता है कि और भी बेसिक तक जाया जा सकता है, क्लासेस समझने में कुछ अगर परेशानी आ रही हो बच्चों, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के दीजिएगा, हम आपके कमेंट्स के ऊपर हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो आपको समझाया ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, और अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और जानेंगे कि अब एक सेंटेंस को हम अलग अलग कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूं। अब देखो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि वी कैन राइट फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हाँ बच्चों, मैं वाक्य के भाग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं कि वी कैन राइट फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हम एक वाक्य को चार अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। अब वो चार प्रकार कौन कौन से होंगे बच्चों, जरा इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टाइप होगा बच्चों वो कहलाएगा एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा जो टाइप होगा बच्चों वो हम लोग जानेंगे उसको निगेटिव सेंटेंस के नाम से। तीसरा जो सेंटेंस होगा बच्चों वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा जो सेंटेंस होगा बच्चों वो होगा इंटेरोगेटिव निगेटिव। क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव निगेटिव, है ना। ये इंटेरोगेटिव से मैंने INT निकाल लिया और निगेटिव से मैंने NEG निकाल लिया, ठीक है। तो ये बन गया इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बच्चों अभी हम लोग बारी बारी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या ही हो सकता है, ठीक है। अब आप देखेंगे, बहुत गौर से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों एफर्मेटिव सेंटेंस को ना हम लोग क्या कहते हैं ना, इसे हम लोग जानते हैं हिंदी में। अगर आप थोड़ा समझने की इसको कोशिश करो बच्चों, आप ग्रामर सीख रहे हो, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा और मेरा उद्देश्य केवल आपको सिखाना है। मैं केवल सारा कुछ अंग्रेजी में लिख दूं और उसके बाद आपको कुछ समझ में ही ना आए तो फिर आप जब नहीं जानते हैं तभी आप मेरे चैनल पे हो। तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल बारीकियों को समझाऊंगा। जहां कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आएगा मैं उसकी हिंदी भी आपको बताता चलूंगा ताकि आपको किसी प्रकार से ग्रामर को समझने में परेशानी ना आए। ध्यान रखेंगे, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस नहीं दे रहा हूं। मैं बच्चों आपको अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा रहा हूं, मैं अंग्रेजी भाषा के ऊपर आपकी समझ को बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अंग्रेजी भाषा के ऊपर आप समझ को बढ़ाइए, ग्रामर को स्ट्रांग रखिए, तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस को भी इजीली लिख पाओगे, बोल पाओगे और पढ़ पाओगे। तो बच्चों ऐसा है कि ये जो एफर्मेटिव मैंने लिखा है इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। बारी बारी से एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं सभी का हिंदी यहां पर आपको समझा देता हूं। अब ये जो निगेटिव है ना बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। आगे बच्चों जो इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। और ये जो अंत में मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक। और निगेटिव का मतलब क्या है बच्चों? नकारात्मक। यानी कि कुल मिलाकर अभी हम लोग सीखेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जाना बच्चों कि ये चार अलग अलग प्रकार से हम किसी एक वाक्य को लिख सकते हैं। अब ये सबसे पहले एफर्मेटिव की हम बात करें तो एफर्मेटिव मैंने आपको क्या बताया है? सकारात्मक वाक्य। अब बच्चों ये सकारात्मक वाक्य क्या होता है, कैसा होता है? सकारात्मक वाक्य में बच्चों इसको डायरेक्टली हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वो मैं बात करूंगा जब अभी सेंटेंस के काइंड्स में आएंगे, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसमें जब आएंगे तो उस वक्त हम लोग उसके बारे में अलग से विचार करेंगे, अलग से आपको मैं जानकारी दूंगा। बच्चों सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि आप ऐसा एक सेंटेंस बोल रहे हैं जो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है
और आप किसी भी चीज के बारे में कोई निगेटिव ख्याल नहीं रखते हैं, किसी भी सेंटेंस में आप उसे प्रश्न के रूप में नहीं पूछ रहे हैं, आप किसी भी वाक्य को सामान्य तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे एक बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस। मान लीजिए आई एम ए टीचर। क्या लिखा है मैंने बच्चों? आई एम ए टीचर। मैंने क्या लिखा है? मैं एक शिक्षक हूं। मैंने पहले ही बताया था कि सारे वाक्यों में मुख्य क्रिया हो ऐसी कोई आवश्यक नहीं है। यहां पर ये मुख्य क्रिया वाला सेंटेंस नहीं, यहां पे ये कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस है। अब कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? आई, ठीक है। एम क्या है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। तो अब इस हेल्पिंग वर्ब का कोई तो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर मेन वर्ब नहीं आ रहा हो तो आई के बारे में जो चीज आप कहना चाह रहे हैं उस चीज को यहां पर आप डालेंगे ना बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? वो उस वाक्य का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, यानी उस वाक्य के हेल्पिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आई एम ए टीचर, ठीक है, ये क्या बन गया? ये सकारात्मक वाक्य है, मैं एक शिक्षक हूं। लेकिन अगर इसके बदले मैं यह कह दूं कि मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो बच्चों मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा आई एम नॉट ए डॉक्टर। मैं क्या लिखूंगा? आई एम नॉट ए डॉक्टर। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आई एम ए टीचर में मैं शिक्षक हूं, ठीक है, मैं शिक्षक नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला है मैं शिक्षक हूं। तो ये क्या बन गया? ये सकारात्मक वाक्य बन गया, यानी कि इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानेंगे, सकारात्मक वाक्यों के नाम से जानेंगे। जबकि यहां पर बच्चों मैंने क्या लिखा? आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, मैं ये बोल रहा हूं। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है निगेटिव बन गया। अब बच्चों कोई भी सेंटेंस निगेटिव कब बनता है? तो बच्चों सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, वाक्य के हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। बहुत गौर से देखिए, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, और मैंने इसके साथ नॉट लगाया है क्या? नहीं लगाया। नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? नहीं। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। यानी जो हम लोग कभी बोलते हैं ना नहीं जैसे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो अंग्रेजी में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं बच्चों, जिसका स्पेलिंग क्या है? NOT, ठीक है ना। तो आई एम ए टीचर, ठीक है, मैं एक शिक्षक हूं, यहां पे मैंने नॉट नहीं लगाया है तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी भी वाक्य में आप जब सहायक क्रिया में नॉट वर्ड इंक्लूड करते हैं, नॉट वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसे जोड़ते हैं, तो वाक्य बच्चों क्या बन जाता है? निगेटिव स्टेटमेंट बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है, मीन्स वो नकारात्मक वाक्य बन जाता है। आप उस सेंटेंस में नहीं वर्ड का यूज कर रहे हैं, नॉट वर्ड का यूज कर रहे हैं। आप गौर से देखेंगे तो यहां पर भी मैंने आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगाया है, लेकिन मैं यहां पर कौन से नए वर्ड को ऐड कर दिया हूं? नॉट, ठीक है ना। तो आई एम नॉट ए डॉक्टर का मीनिंग क्या आ गया? मैं एक चिकित्सक नहीं हूं। अब बच्चों किसी भी वाक्य को हम प्रश्न के रूप में कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मैं एक शिक्षक हूं और ये बात आप जानते हो, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक नया व्यक्ति जो मुझसे यह पूछे कि आप क्या हो, है ना, तुम क्या हो, या क्या तुम एक शिक्षक हो। अगर तुम क्या हो पूछेगा तो हु आर यू, मुझे इससे सवाल किया जा सकता है मेरे से। फिर उसके बाद मुझे जवाब देना पड़ेगा आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, इस तरीके से मुझे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप एक शिक्षक हैं, क्या आप एक शिक्षक है, अगर कोई मुझसे यह सवाल पूछे तो फिर वो मुझसे अंग्रेजी में कैसे बात करेगा? वो मुझसे अंग्रेजी में कैसे सेंटेंस का प्रयोग करते हुए इस सवाल को पूछने का काम करेगा? बच्चों गौर से देखिएगा, कोई भी वाक्य देखो बच्चों इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक कब बनता है? वो सवाल के रूप में कब प्रयोग में आता है? ठीक है, जब आप उस वाक्य के सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, ठीक है ना। जब आप उस वाक्य के सहायक क्रिया को मीन्स हेल्पिंग वर्ब को मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब को आप जब वाक्य के सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करेंगे तो वो वाक्य बच्चों क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव बन जाएगा। आप गौर से देखेंगे, आप अभी तक का ये जो दो सेंटेंस था, आई सब्जेक्ट है और उसके बाद हमने एम का प्रयोग किया है, ठीक है, आई यहां भी सब्जेक्ट है और उसके बाद हमने एम का प्रयोग किया है। लेकिन अब अगर अगले सेंटेंस को हम ये इंट्रोगेटिव का रूप देना चाहें तो कोई भला अपने आप से ये सवाल तो नहीं पूछता क्या मैं एक शिक्षक हूं? ऐसा तो मैं कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछूंगा, क्या मैं एक शिक्षक हूं, क्या मैं एक डॉक्टर हूं, क्या मैं एक इंजीनियर हूं, क्या मैं एक प्रोफेसर हूं? मैं अपने आप से सवाल भला कैसे पूछ सकता हूं? सवाल हमेशा दूसरे से पूछा जाता है, सामने वाले से पूछा जाता है। अब मान लो कि आप मुझसे पूछते हैं क्या आप एक शिक्षक हैं या क्या तुम एक डॉक्टर हो, इस तरीके का अगर कोई प्रश्न बनता है
तो वहां पे साथियों इसे एक प्रश्न के रूप में आप जानेंगे। अगला जो सब्जेक्ट डालेंगे बच्चों, हम क्या डालेंगे? यू, क्योंकि आप या तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू होता है। और इसके पहले हमें जो हेल्पिंग वर्ब रखना है बच्चों, वो क्या आएगा? आर आएगा। अब आप इसकी भी चिंता मत कीजिए कि सर यहाँ पे आई के साथ आर क्यों नहीं आया, यू के पहले एम क्यों नहीं आया। तो इन सब चीजों के बारे में फिलहाल हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं बच्चों। मैं आगे चलकर इतने बेसिक में जाऊंगा कि मैं आपको आर कब लगता है, एम कब लगता है, इन सारी चीजों का मैं आपको प्रयोग बताऊंगा बच्चों। इस वक्त मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप सेंटेंस को 4 अलग अलग प्रकार से लिखने के तरीके बस जान जाए, ठीक है ना। अभी मैं ना तो आपको वाक्य के किसी प्रकार से मीनिंग निकालने के चक्कर में पढ़ने की सलाह दूंगा, ना ही किसी प्रकार के वाक्य के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फंसने की सलाह दूंगा। मैं बस आपको यह समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आप किसी भी सेंटेंस को 4 अलग अलग प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर आर यू ए टीचर, मान लीजिए मुझसे किसी ने सवाल पूछा, आर यू अ टीचर। तो अभी तक देखो बच्चों, यहां जो भी सेंटेंस था सबके अंत में मैंने क्या रखा? फुल स्टॉप रखा। लेकिन चूंकि अब ये प्रश्न है तो हमें यहां पर फुल स्टॉप ना देकर क्या करना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग करना पड़ेगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करना पड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? आर यू अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक है? अब इसका जवाब अगर आपको देना हो, अगर आप शिक्षक होंगे तो आप बोलेंगे यस आई एम ए टीचर। अगर आप शिक्षक नहीं होंगे तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट ए टीचर। इस तरीके से आप इसका प्रयोग आंसर के रूप में, पॉजिटिव या निगेटिव के रूप में आप दे सकते हैं। अब बच्चों अगला जो है दिख रहा है क्या है? वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव, वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में बच्चों आपको बता दूं कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। बच्चों अब ये जो पार्ट, अब ये जो कॉलम देखेंगे, ये प्रश्नवाचक का भी है और ये नकारात्मक का भी है। तो प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न तो आप पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन प्रश्न के साथ साथ इसमें आप निगेटिविटी भी डाल रहे हैं, यानी प्रश्न के रूप में आप यहां पर प्रश्न पूछने के साथ साथ आप नकारात्मकता का भी भाव यहां पर डाल रहे हैं। तो बच्चों ऐसा कोई सेंटेंस जैसे मान लीजिए, क्या आप एक चिकित्सक नहीं है? मैं तो आपको एक चिकित्सक के रूप में जानता था, क्या आप एक चिकित्सक नहीं है? ऐसे अक्सर लोगों को आपने बातें करते हुए सुना होगा। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, क्या आप एक चिकित्सक नहीं है, तो चूंकि ये ऑलरेडी एक प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत हम किससे करते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा? आर, सब्जेक्ट मैंने क्या डाला? यू, आर यू ए डॉक्टर, मान लीजिए आर यू ए डॉक्टर। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है बिल्कुल इसकी तरह हो गया प्रश्नवाचक, लेकिन हमको इसे नकारात्मक भी बनाना है। तो बच्चों कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक तब बनता है जब आप उसके हेल्पिंग वर्ब में क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं किस प्रकार से? मैं इसे मिटाकर फिर से आपको समझा रहा हूं। जी अब देखेंगे आप, आर नॉट, या इसे आप संक्षेप में बोले तो और भी ये शुद्ध उच्चारण के साथ आएगा, आरंट यू ए डॉक्टर। चलिए डॉक्टर मैंने संक्षेप में लिख दिया, ठीक है। तो आरंट यू ए डॉक्टर। अब इसका मतलब बच्चों यहां अंत में मुझे क्या डालना है? क्वेश्चन मार्क डालना है। तो क्या आप एक शिक्षक है, इसका यह मीनिंग आ रहा है। तो बच्चों अभी अभी आप लोगों ने जाना कि हम किसी भी एक सेंटेंस को जो कि अफर्मेटिव रूप में, उसे और कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो उसे और 3 तरीके से लिख सकते हैं, यानी कुल मिलाकर हम एक वाक्य को 4 अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। ये अभी अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। और बच्चों इस वक्त आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं और सेंटेंस है, वाक्य का सब्जेक्ट मैंने रखा दे आर गोइंग टू देयर होम, दे आर गोइंग टू देयर होम, वे लोग अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? वे लोग अपने घर जा रहे हैं। बच्चों मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि ये देयर कहां से आ गया सर ये टू क्या है सर। इन सब चीजों की चर्चा हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा प्लीज। आपको परेशान होने की जरूरत इसके लिए नहीं है। आगे आने वाले पूरे क्लासेस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं। साथियों
अब ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू देयर होम, ठीक है, वे लोग अपने घर जा रहे हैं, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? दे है, हेल्पिंग वर्ब कौन है? आर है, और गोइंग कौन है? यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। तो बच्चों आगे टू, देयर और होम के चक्कर में बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। दे आर गोइंग अपने आप में यह भी एक सेंटेंस है, वे लोग जा रहे हैं। साथियों आपको क्या लगता है इसका निगेटिव क्या होगा, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा? बच्चों आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आकर के देना है। ये आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, सिर्फ एक सेंटेंस। बच्चों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हम लोग सेंटेंस के काइंड्स जानेंगे, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उनका यूज किस तरीके से है, सब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग सीखने समझने की अगले वीडियो में दोस्तों कोशिश करेंगे। और अगले वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और जब भी इस प्रकार का कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा साथियों आप तक वह पहुँच जाए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोस के ऐसे आपके पास में जो अपडेट्स है या नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख सकें। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपकी अंग्रेजी बिल्कुल जीरो है तो आपको जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल A to Z, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीखने वाले हैं, और उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए। आप सबों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।